नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये पॉलिटिकल पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर आज डिस्कस करने आया हूँ। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा परीक्षाओं के परिणाम जारी हो रहे हैं। विद्यार्थी अलग अलग एग्ज़ाम में अपनी मेहनत से अपने रिजल्ट के साथ एंजॉय कर रहे हैं। कुछ रिजल्ट ऐसे भी आए होंगे जो शक होता है, जैसे सब इंस्पेक्टर का। इस पर मैं आज बात नहीं करूंगा। सब इंस्पेक्टर के मामले में ऐसे मेरा तो मानना यह है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो एग्ज़ाम में एक लॉजिक ये चलता है रिजल्ट में कि सब कुछ ठीक होना चाहिए। यदि कुछ भी ठीक नहीं है, इसका मतलब गलत हो गया, ये मान लेना चाहिए। मगर इस मामले में कभी और बात करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आरपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्वायत्त तरीके से काम करती है। ये बात कुछ प्रैक्टिकली भी ठीक है, सैद्धांतिक रूप से पूरी तरीके से ठीक है। मगर स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने पावर होते हैं कि नहीं होते हैं आप जानते हैं। कुछ कर नहीं सकती स्टेट गवर्नमेंट इस मामले में, क्योंकि आप बना सकते हैं मगर आप उन्हें हटा नहीं सकते। उसका एक अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और यही इसकी खास बात है। मेरे ख्याल से पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि आरपीएससी के कोई मेंबर पर इतना बड़ा आरोप लगा हो, अरेस्ट हुआ हो, गिरफ्तार हुआ हो। तो धांधलियों पर तो कभी बात करेंगे ही, अब यहाँ ठीक नहीं है। आज मैं ये बात करने आया हूँ आपसे कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं या जिनके दिमाग में ये द्वंद्व है अभी कि हमने रीट कर लिया, कोई फर्स्ट लेवल में, कोई सेकंड लेवल में, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई स्कूल लेक्चरर बन गया, अब वो ये सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इसके लिए उसके पास दो विकल्प हैं। जो भर्तियों के रिजल्ट निकले हैं उनमें एक विकल्प स्टूडेंट के सामने यह है, जो स्टूडेंट अभी सेलेक्टेड हुए हैं उन स्टूडेंट के सामने एक तो यह है कि आप आरएएस की तैयारी करें या फिर आप यूपीएससी की तरफ चले जाएं। ये फर्स्ट प्रेफरेंस है और मेरी ख्याल से फर्स्ट प्रेफरेंस सबकी ये होनी चाहिए, सबकी यही फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। आप स्कूल लेक्चर हैं, आपको आरएएस यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। आपका यदि अलाउ करती है एज तो, क्योंकि यूपीएससी में एक एज बाउंड भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यदि इसमें आप रिस्क लेने की स्थिति में हैं तो मेरा ये मानना है कि 1-2 साल के लिए आपको ड्रॉप कर देना चाहिए। ज्वाइन कर लो और चले जाओ, तैयारी करो। और 1-2 साल की रिस्क के अंदर यदि आप इस पर पहुंच जाते हैं तो ये जिंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती। रिस्क ले लेनी चाहिए, इस मामले में रिस्क ले लेनी चाहिए। मैं नौकरी छोड़ने का नहीं कह रहा हूं। यदि आप रीट में हो रखा है, आप अभी मान लीजिए टीचर भर्ती में हो रखा है, ज्वाइन कर लीजिए, दूसरे दिन चले जाइए। 2 साल की तनख्वाह नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, विदाउट पेमेंट होकर आप तैयारी करिए। यूपीएससी पार कर लिया तो आप बहुत बड़ी जगह पर चले जाएंगे। और ये रिस्क लेनी चाहिए। कई स्टूडेंट केवल रिस्क नहीं लेने के कारण ही वो यहां रह जाते हैं, उसमें एक मैं भी हूं। जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना था
उस समय मेरे सामने मेरे गांव के ही एक यूपीएससी उस समय सिलेक्टेड हुए थे, बलवंत सिंह जी मेहता। तो बलवंत सिंह जी ने मुझे कहा कि आप 2 साल के लिए 1 साल के लिए दिल्ली चले जाइए, आप टेंशन मत लीजिए और वहां पर तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो ये नौकरी कहीं जानी नहीं है, वापस आके ज्वाइन कर लेना। पर मेरे अंदर ये भूत था कि सरकारी नौकरी है, छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं, जाएंगे तो क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसे नहीं होता है, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ऐसे सोचने लग गए। हर आदमी जिसकी नौकरी लगे उसे खुशी तो होती है, मगर ध्यान रखना चाहिए नौकरी केवल एक है, ये बाकी सब नौकरियां हैं। जो यह जाना चाह रहा है, जिसकी इच्छा है, जिसकी दिल में है और जिसने ठान लिया है, उसको निकल जाना चाहिए। मगर आप बात दूसरी, यदि आप इसके लिए जा रहे हैं तो यहां यूपीएससी में एक आपके पास में बेहतरीन विकल्प होता है, वो आपका होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। और ये आपके लिए क्या प्रोवाइड करवाता मैं आपको बता दूं, आप दूसरा विकल्प सेट हर जगह देखो। जिंदगी में कभी भी मैं नहीं कहता कि हर चीज का सेकंड, कोई कहता है ना अर्जुन की आंख की तरह निशाना रखो, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। मैं तो कहता हूं निशाना रखो, मौका आए तब खींच लो। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह बैठ जाएं और वहीं पर दबे रहे, ऐसा नहीं है। यहां सेकंड विकल्प जो लोग स्कूल लेक्चर है, जो लोग रीट सेकंड ग्रेड है, उनके लिए है। वो विद्यार्थियों सेकंड विकल्प इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपका, ऐसे भी यूपीएससी में 2 पेपर हैं, 500 नंबर का वो अकेला है। वो ही तैयारी आपकी यदि बढ़िया है तो आप यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम थोड़ा सा कुछ नॉर्मल चेंजेज है, नो चेंज, इतना बड़ा कुछ चेंज नहीं है, और चेंज है उसको आप पार कर लोगे तो मेरा ये मानना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप ले पड़ोगे। और खोने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो सेट है। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए बात कह रहा हूं जो भर्ती में अभी आए हैं और सिलेक्टेड हुए हैं, क्योंकि अभी वो एलिजिबल हैं, अभी उनकी एज है, अभी उनकी हिम्मत है, अभी उनका कॉन्फिडेंस है। ये आप जब तक लोगों के बीच में आसपास के गर्मा गर्म माहौल में रह गए यहाँ पर, तो यह आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ढीला हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कोई बात नहीं, जो भी है मुझसे बेहतर है। जिंदगी के सपने अपने से ऊपर लोगों को देखकर देखने चाहिए और जिंदगी जीनी अपने से नीचे लोगों को देखकर जीनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अभी आपके सपनों का टाइम है और इस सपनों को पूरा करने का एक ही तरीका है, वो ये। हाँ जरूर मैं ये कहना हूं कि जिनके रीट वगैरह में सिलेक्शन नहीं हुआ उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, नीरज साहब ने जो लिखा है। यदि आपका नहीं हुआ है तो भी ऐसा नहीं है कि आप यहां नहीं जा सकते, जा सकते, मगर ये रिस्क उससे भी बढ़िया है। क्योंकि देखो दुनिया तख्ती दौरानू लत लानत कमजोरानू, दुनिया शक्तिशालियों की पूजा करती है और कमजोरों को दुत्कारती है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत कीमत हो अभी नहीं, हिम्मत कीमत नहीं। और दुनिया आप जानते हैं, मतलब री मनवार चुप के लावे सूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। वो तो लोग राब नहीं कहलाते, मतलब री मनवार। और यहाँ आओ तो फिर आप देखो ये तो मतलब ही मतलब है, यहाँ खुद का मतलब ही है, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर इस बढ़िया है, मगर इससे भी बढ़िया है ना। कहने का मतलब मेरा यह है, आपका चयन बढ़िया और बेहतर होना चाहिए। रिस्क लेने की स्थिति में हो तो निकल जाओ और अच्छे से कहीं बैठ के करो। इसके लिए कोई दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना रूम, आज का ऑनलाइन का जमाना है, सीधी सी बात है, कहीं पर भी आपको अच्छे टीचर मिल जाते हैं। आपका चयन सिलेक्शन आपका यदि बढ़िया है, जान अच्छी तरीके से, लोगों के कहने पर नहीं, अच्छे लोगों से सिलेक्शन करिए बढ़िया से। अभी यूपीएससी सिलेक्टेड स्टूडेंट कुछ जो अभी बाड़मेर से सिलेक्ट हुए, मेरी उनसे बात हो रही थी, मैं उनसे मिला भी, तो वो मुझे कह रहे थे सर हमने तो
लोगों के कहने पर नहीं घुसे। हमने तो ये देखा कि जिस सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट है हमने उससे कोर्स लिया। हमने किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूरा कोर्स नहीं उठा के लिया। किसी का यदि ज्योग्राफी बढ़िया है तो हमने ज्योग्राफी उससे ली, सब्जेक्ट ऑप्शनल उसका बढ़िया है तो उससे लिया, किसी की हिस्ट्री बढ़िया है तो उससे हिस्ट्री ली, किसी का मान लीजिए साइंस टेक बढ़िया है तो साइंस टेक उससे लिया। और हमने सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर उस एग्जाम में, वो दोनों में मैं आपको बता दूं, वो होती है विद्यार्थियों आपका पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वो पाठ्यक्रम को पढ़ता ही नहीं है। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले एक बार नहीं 10 बार आप अपने सिलेबस को पढ़े, सफलता आदि आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ये मैं आदर्शवादी बातें नहीं कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आपको पता चलेगा, आपके सिलेबस पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा, कहीं पर भी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये मेरे सिलेबस का है। और कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपको बताऊं, आप कंप्लीटली ध्यान रखो और सिलेबस को एक बार नहीं 10 बार पढ़ो। सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है और सिलेबस से बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। यदि उसको आप कवर कर लेते हो बढ़िया तरीके से तो मेरा यह मानना है कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। यह बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात मैं बता दूं, सबसे बड़ी दूसरी गलती स्टूडेंट यह करता है कि स्टूडेंट कहता है कि साहब 100% इसमें से कितने आएंगे, इसमें से कितने आएंगे। नहीं, मैं आपको मेरिट फाइट करना है। आपको पास होने के लिए 100 नंबर नहीं लाने, 100 में से 100 नहीं लाने। आपको मेरिट है, उस मेरिट में आपको जगह बनानी है। और मेरिट में जगह बनाने का एक ही तरीका है, एक ही आधार है कि आपकी तैयारी बाकी स्टूडेंट से बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस बाकी से ज्यादा ऊंचा होना चाहिए और वो आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में आप उस पढ़ने के बाद गोले काले करने में आजमा सको, ऐसा होना चाहिए। मैं आपको बताऊं तो आपको कोई सफलता से नहीं रोकेगा। स्टूडेंट क्या करता है, ये भी पढ़ लो, वो किताब भी ले आओ, पासबुक ही ले आओ, कोर्स उसका भी खरीद लो, इसका भी खरीद लेते हैं, एक बार देखेंगे और एक भी नहीं देख पाते। किताब 20 खरीदते हैं, आधी भी एक बार नहीं पढ़ पाते और पढ़ लेते हैं तो एक से बात दोबारा वो घुमा नहीं सकते। और जब तक आपके पास में बार बार रिवीजन करने की स्थिति में नहीं है तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। सब्जेक्ट कोई भी पढ़ो, सब्जेक्ट जीके पढ़ना अलग चीज है, सब्जेक्ट पढ़ना अलग चीज है। सब्जेक्ट के लिए आपके पास में विशेषज्ञता चाहिए। आपके पास में सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जरूरी है कि बार बार आपका रिवीजन चाहिए, उसको रगड़ना पड़ता है, सब्जेक्ट रगड़ा जाता है। सब्जेक्ट की जितनी बढ़िया अच्छी आपकी पढ़ोगे बार बार, उतना आपका बढ़िया वो चमकेगा। और जितना जीके बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सब्जेक्ट बार बार पढ़ना पड़ता है। और स्टूडेंट को बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिलता, एक बार पढ़ने के बाद में वो चूक जाता है, बाका दोबारा पढ़ नहीं पाता और उसकी गलती, उसे खामियाजा आपको पता है, उसे भुगतना पड़ता है। ये बात ध्यान रखने की है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो ये गलती मत करना, एक तो सब्जेक्ट और सिलेबस। आप दूसरा, जब यूपीएससी में ऑप्शनल लो तब ये जरूरी नहीं है कि आप उसी में तैयारी करें, मगर देखो एक हमारी इस प्रकार का सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि हम ये कर सकें। अब यूपीएससी की बात कभी करेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, 15 साल से राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूं, 2006 की आरपीएससी का हूं। बहुत कम उम्र में आ गए इसमें, मगर आज भी मन में टीच है, दिल आज भी कहता है कि यहां होते तो कितना बढ़िया होता। मगर अब आपको पता है, जो सपने मर चुके हैं, जिसको आप पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं,
वो केवल और केवल आपकी इच्छाएं रह सकती है, वो सपने हकीकत में उतारे नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ मगर सब्जेक्ट में से प्यार करना भी एक आदमी को आना चाहिए। सब्जेक्ट दिल से लगाए रखना, सब्जेक्ट को जिंदा रखना, सब्जेक्ट की सेवा करना, ये एक सब्जेक्ट के आदमी का फर्ज है, मेरा ये मानना है, और वो पूरा करना चाहिए। अब बात असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर में अपने राजस्थान के अंदर 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। थर्ड पेपर जो होता है वो जनरल होता है और 2 पेपर होते हैं ये सब्जेक्ट के होते हैं। जिस सब्जेक्ट के आप हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये पेपर होंगे, 2 पेपर। पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के पेपर होंगे। सिलेबस उसको बांट रखा है यूनिट वार, और यूनिट देखो उन्होंने बांटा इस प्रकार से है कि थिंकर दोनों हैं, तो थिंकर को भी उन्होंने 2 पार्ट में बांट रखा है, इंडियन थिंकर एंड वेस्टर्न थिंकर। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन है वो, और दूसरी तरफ थियरी में कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल थियरी, ऐसे बांट रखा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरनेशनल थियरी, इस प्रकार से उन्होंने 5 पार्ट में बांट रखा है हमारे इस सिलेबस को, और वो सिलेबस आपको उस 5 तरीके से बढ़िया से देखना चाहिए। जो लोग अभी तक नेट नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने तक आपके पास 2 नेट के मौके आएंगे। एक तो आज निकल गया, एक दिसंबर में जो आपका एग्जाम हो रहा है, नेट का टाइम पर होता है, दिसंबर में नेट का एग्जाम दे सकते हो और अगली जुलाई का दे सकते हो, क्योंकि नेट की डिग्री आपको चाहिए। आपकी योग्यता पूरी कब होनी चाहिए? आपकी योग्यता पूरी उस समय होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। यह बात आप ध्यान रखिए। आपकी एलिजिबिलिटी जो है, जब जिस समय आपका साक्षात्कार होगा, उस साक्षात्कार के समय आपका पास में पूरी योग्यताएं होनी चाहिए। यानी मान लीजिए आप प्रेजेंट टाइम एमए कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तो भी आप दे सकते हैं। प्रीवियस दे रखा है, आप आराम से तैयारी करिए। फाइनल का एग्जाम अगली जुलाई तक हो जाएगा, तब तक इंटरव्यू होने नहीं। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए भर्ती आती है आज, यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बात बताऊं आपको, भर्ती आ जाती है तो भी इस भर्ती का एग्जाम जो होगा, वो एग्जाम मेरा ये मानना है कि अप्रैल के आसपास होगा। अप्रैल 2024 के आसपास ये एग्जाम होंगे। इससे पहले एग्जाम होने की स्थिति अब है नहीं। कारण यह है कि अब यदि भर्ती निकालते हैं तो 1 महीना आपको फॉर्म भरने का टाइम देना पड़ेगा, 45 दिन का आपको टाइम देना पड़ेगा तैयारी का, और उसके बाद में आचार संहिता लगी हुई होती। क्लियर बात है, सितंबर में लग जाएगी। हमारे लोकल चुनाव है, इसके असेंबली के इलेक्शन है, और असेंबली इलेक्शन में लगभग पूरे के पूरे कर्मचारी सरकारी जो जितनी भी मशीनरी है वो उसमें लगी रहेगी, वो एग्जाम करवाने की स्थिति में नहीं रहेंगी। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं हो सकते, ये बात कोई बात नहीं है, मगर एग्जाम की स्थिति नहीं होती है। सरकार बनेगी दिसंबर में, उसके बाद में जब सरकार के बाद पहला सत्र होना है वो जनवरी में बैठना है, और जनवरी के बाद में सरकार बनने के बाद अगले जो आम चुनाव है वो मई में है, और मई के चुनाव से पहले सरकार अपने बेनिफिट के लिए एग्जाम करवा सकती है। तो यह टाइम मिलता है, वो ये है। इस समय बोर्ड के एग्जाम लगभग खत्म हो चुके होंगे, ऐसा हम मानते हैं, और यदि चल रहे हैं तो आगे पीछे डेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस बोर्ड के एग्जाम के बाद में ये करवाएंगे। एक संभावना बनती है, वो यहां बनती है। और यदि यहां होता है तो विद्यार्थियों वापस रिजल्ट निकालना, और रिजल्ट के बाद में जो इंटरव्यू होगा वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कहीं जाकर सितंबर में के आसपास या अगस्त के आसपास में 2024 में होगा। तब तक आप अपनी एमए पूरी कर चुके होंगे। एमए के साथ में आपको देने की बात नेट रही, तो नेट का एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं। 2 टाइम आपको मिल जाएगा, एक मिल जाएगा दिसंबर का
और एक मिल जाएगा वापस जून का, क्योंकि सितंबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। आपके 2 मौके हैं। और जो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेगा उससे नेट नहीं होगी तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर ही नहीं रहा है। कई लोग नेट की तैयारी करते हैं, मुझे अजीबोगरीब लगता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे नेट हो जाएगी। बस एक ही स्टेट, हमारे स्टेट में एक ही बात है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी देख लीजिए नेट के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखनी है, बाकी कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैंने मेरे सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल पॉइंट ऐप है उस पर मैंने केवल और केवल पॉलिटिकल पॉइंट पे असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट का एक ही रखा है। उनको एक ही स्टूडेंट को कहता हूं कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो नहीं पढ़ना है, और यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, बस, और कोई फर्क नहीं। बस छोटा सा एक यूनिट है स्टेट पॉलिटिक्स की, वो तो राजस्थान के हो आप, स्टेट पॉलिटिक्स आपको पढ़नी होती है। एक यूनिट का वो पार्ट है, उसमें स्टेट पॉलिटिक्स आपको जनरली बढ़िया से पढ़नी है, वो तो पढ़नी है, वो तो पढ़ेंगे, क्लियर बात है। तो आप समझ रहे हैं कि आपके पास में विकल्प 2 हैं। 2 बार आप नेट का है, असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी करते हैं तो बढ़िया आपके पास मौका है, इससे बढ़िया कोई मौका नहीं, कोई इससे बढ़िया अभी के टाइम में। और अच्छी भर्ती, मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं कि यहां सबसे ज्यादा पोस्ट पॉलिटिकल साइंस की 180 के आसपास आएगी और ये भर्ती पूरी करवाई जाएगी। जुलाई के आसपास एक और भी मैं एड हॉक पढ़ देंगे। जो स्टूडेंट बेरोजगार है, जो नेट कर रखी है और जिनके पास में योग्यता वगैरह है, उनको और मैं बात कहना चाह रहा हूं कि जुलाई के बाद में हमारी गवर्नमेंट जो सोसाइटी कॉलेज खुले हैं, जितने भी नए कॉलेज खुले हैं पिछले अभी, वो सोसाइटी के अधीन है, और सोसाइटी स्टेट लेवल पर गठित हो चुकी है, कमिश्नरेट लेवल पर गठित हो चुकी है, लोकल लेवल पर गठित होनी है। वो वहां से फॉर्म मांगेंगे और उनको सीधे कमिश्नरेट सीधे उनको एड हॉक पर, एड हॉक का मतलब समझते हैं आप, कुछ समय के लिए, एक टाइम विशेष के लिए एक अपॉइंट करेंगे और वो सोसाइटी के अधीन नौकरी करेंगे, उनको फिक्स तनख्वाह मिलेगी। जो बेरोजगार है उनको इससे बढ़िया मौका नहीं है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो लगभग 500 से प्लस ही पोस्टें निकलनी चाहिए, और ये जो पोस्ट है ये 1000 से प्लस निकलेगी, रेगुलर पोस्ट है। अब मैं तो रेगुलर की बात कर रहा हूं। अब आप एडॉक पे लगते हैं तो फायदा है। क्यों फायदा है? कि तैयारी वही करनी है, पढ़ना वही है, पढ़ाना वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, कई लोग कहते हैं कि साहब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूं, इससे क्या बढ़िया मौका है भाई, सीनियर सेकेंडरी को पढ़ा रहे हो, वही टॉपिक है, आप घर से अच्छे से तैयार करके जाओ और वहां जाके पढ़ाओ। स्टूडेंट को फायदा, तुम्हारा फायदा, स्कूल का मालिक खुश, मेहनत से सभी खुश हो जाएंगे। और करना चाहिए। हाँ, कभी भी कहीं पढ़ाएं तो यूं नहीं है तैयारी तो पॉलिटिकल साइंस की कर रहे हैं, स्कूल में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, बटीर ले लोगे, कोई मतलब नहीं। अपना सब्जेक्ट अपना पढ़ाओ, और पढ़ाओ अपने तरीके से पढ़ाओ। सब प्लस में बेनिफिट है, नुकसान कुछ नहीं है। इसलिए ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। अब बात इसके अंदर जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है असिस्टेंट प्रोफेसर का पॉलिटिकल साइंस का, तो विद्यार्थियों इस पाठ्यक्रम को मैं जो है 5 पार्ट में बांटता हूं। जनरली 5 पार्ट ही है इसके। एक है थिंकर, आप देखेंगे तो एक इसमें पार्ट है थिंकर। बहुत अच्छी तरीके से इन थिंकर को देखना। एक थिंकर है वेस्टर्न थिंकर और एक थिंकर है इंडियन थिंकर। वेस्टर्न थिंकर पॉलिटिकल साइंस की एबीसीडी है। आपको सबसे पहले बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए, वेस्टर्न थिंकर पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। बस यह है कि सिलेबस के अंदर मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, फर्स्ट पेपर में जैसे सिलेबस में आपके दे रखा इंडियन, तो सेकंड में दे रखा वेस्टर्न, दोनों पढ़ने, ठीक है। उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट आता है वो 2 चीजें, एक तो है कॉन्सेप्ट, ये 2 यूनिट हो गई, आइडियोलॉजी और थियरी,
ये फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट है, ये सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट है, एक ही है ना, ध्यान रखने की बात। कंटिन्यू पढ़ना है, पहले आइडियोलॉजी, इसके बाद आइडियोलॉजी पढ़िए वेस्टर्न थॉट के बाद, फिर कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर थ्योरी पढ़िए। ये पढ़ने का तरीका है, पहले वेस्टर्न थॉट, इंडियन कभी भी पढ़ो, इंडिया स्वतंत्र है, स्वतंत्र वो कभी भी पढ़े, स्वतंत्र का मतलब समझे, गांधी अपने आप में गांधी है, नेहरू अपने आप में नेहरू है, जबकि वेस्टर्न में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न में आपको यदि एरिस्टोटल पढ़ना है तो प्लेटो पढ़ना पड़ेगा, प्लेटो पढ़ना है तो सोक्रेट पढ़ना पड़ेगा, भले सोक्रेट सिलेबस में नहीं है, मगर सोक्रेट को पढ़े बिना आप यदि प्लेटो पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और प्लेटो पढ़े बिना एरिस्टोटल पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। ये लंबवत है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक की प्रॉब्लम को दूसरा समाधान ढूंढता है। वेस्टर्न सिस्टम ये अलग है, इंडियन फिलॉसफी अलग चलती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में इनकी आइडियोलॉजी पढ़ो, फिर कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इतना पढ़ने पर आप यह सोच लीजिए कि आप पॉलिटिकल साइंस के आधे से ज्यादा सिलेबस को कवर कर चुके हैं, आप कॉन्सेप्ट तैयार कर चुके हैं, यहां आते ही आधे से ज्यादा आ जाते हो आप। यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन को छोड़कर ये सब। फिर आता कंपैरेटिव। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मैं आपको खास बात बताऊं, दो चीजें हैं, एक तो है मेजर कॉन्स्टिट्यूशन और एक है थियरी। ये फर्स्ट पेपर में है, थियरी सेकंड पेपर में है, और इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 कॉन्स्टिट्यूशन है। सिलेबस में क्लियर कट लिखा है 6 कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब 6 कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 7वां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डालना आपको, जिसमें यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना और चाइना के बाद में कनाडा, 5 है, और छठा पढ़ लेना स्विट्जरलैंड, पढ़ना चाहिए। स्विट्जरलैंड के बिना क्या है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला क्लियर नहीं होता है, इसलिए ये थोड़ा सा देख लेना। बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशन इतने ही है, 5 ही इसमें लिखे हुए हैं सिलेबस में, तो मगर स्विट्जरलैंड पढ़ लेना, 1+ कर लेना, 5+1 कर देता हूं मैं, तो ये बहुत जरूरी चीज है। स्विट्जरलैंड पढ़ना है ना, स्विट्जरलैंड की कुछ चीजें बहुत अलग हैं, तो ये देखना पड़ेगा आपको, इससे कवर होता है, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। उसके बाद में रही बात इन थियरी की, तो थियरी इसी पर टिकी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन है सिलेबस में, ऑर्गन ऑफ द इस गवर्नमेंट के अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये सब इससे जुड़े हुए हैं, इन्हीं संदर्भ में, इसी संदर्भ में ही पढ़ने। फिर थियरी में पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम है, संस्थावाद, नव संस्थावाद, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट स्टेट, एडवांस इंडस्ट्रियल स्टेट, डेवलपिंग कंट्रीज, गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस जिसको कहें, कॉलोनियल स्टेट एंड डीकॉलोनाइजेशन जो हुआ, डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब थियरी में है। न्यू सोशल मूवमेंट भी है, तो इनमें वो इसके साथ चलेंगे। ये फर्स्ट पेपर ही, सेकंड पेपर। उसके बाद आती है इंडियन पॉलिटी, आईजीपी। एक में पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट तक, और दूसरे में विद्यार्थियों जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का संविधान जब पढ़ो तो थेट स्टार्ट से कम ज्यादा शुरू नहीं करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जरूर करें। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में 1773 के बाद आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि उसके बाद संवैधानिक विकास शुरू हो जाता है 1773 के बाद। और 1773 के लगातार 1950 तक या 47 तक देखें तो उसमें पॉलिटिकल घटनाक्रम को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, राजनीतिक घटनाक्रम को। और इस राजनीतिक घटनाक्रम में 1857 के बाद तो आपको हर चीज को बहुत गहराई से देखना है,
हर बात को गहराई से देखना है। ये समझ की बात, ये सिलेबस में पढ़ने पर पता चल जाता है कि आपको पढ़ना कैसे है। यूं नहीं है कि सीधा आप चलते रहें, जैसे इन्होंने लिखा है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब यह है कि कितना आपको संविधान की शुरुआत कहाँ से हो। कई लोग कहते हैं 50 में बनी सर, नहीं, कई संविधान सभा तक ही जा पाते हैं, कई इससे पहले थोड़ा सा पहले जाकर 1940 अगस्त ऑफर तक जाते हैं, मगर आपको ठेठ 1773 से शुरू करना है, क्योंकि आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको मेहनत, आपके पास में वो नॉलेज, आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आप काबिल हैं और आपको लेना पड़ेगा। और वो अपने दिल, भले ही वो अपने दिल पर पत्थर रख के ले, मगर वो ले आपको, क्योंकि आप कहें कि मैं हूं जिसकी आपको जरूरत है, वो मैं ही हूं। ये दिल में उतर कर आप कहें, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। ये बहुत जरूरी बात होती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बढ़िया से ध्यान रखना, स्टेट पॉलिटिक्स तक है। दूसरा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, थोड़ी सी बहुत डायनेमिक है, बहुत जबरदस्त, और बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको देखना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो पूरा का पूरा आपको देखना है, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें है। तो हिस्टोरिकल आपने पहले वहां पढ़ी है, तो दोबारा कोई हिस्टोरिकल ग्राउंड वही है, और को तो कोई है नहीं। दूसरा, जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखना है, खासतौर से जाति है, धर्म है, लिंग है, वर्ग है, सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल और जो सोशल मूवमेंट है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें आपको इलेक्टोरल बिहेवियर भी देखना है, प्रेशर ग्रुप भी देखने हैं, इंडियन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रेशर ग्रुप वहां भी है पहले, तो आपने फिर इंडियन के साथ कंपेयर करोगे तो और बढ़िया रह जाएगा। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में है, कुछ कमेंटेटर्स हैं, सिक्स कमेंटेटर्स की जो बात है उसमें कुछ तो बहुत बड़े हैं, जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन, आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉर्नर स्टोन, एक खुनेरो बाटो, बहुत ढंग से। मॉरिस जोन्स कमेंटेटर है, पढ़ना पड़ेगा, सांस्कृतिक अध्ययन जबरदस्त है उनका। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, रजनी कोठारी, जाति का उनका अध्ययन आप देखिए, जबरदस्त। सीपी भांबरी और अमर्त्य सेन, ये 6 कमेंटेटर है जो भी इंडियन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स ही इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे आर्ट है। और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में स्टेट की पॉलिटिक्स भी है, जिसके अंदर आपको राजस्थान के निर्माण से लगाकर राजस्थान के पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज और इनका जो बिहेव रहा, सरकारी व्यवस्था जो सिस्टम चलता रहा, इसमें कुछ मूवमेंट भी लोकल लेवल पर हुए, जैसे सूचना वगैरह, इसको लेकर भी, वो भी आपको थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आप सिलेबस को, मैंने क्या कहा है, समझने के लिए बहुत जरूरी है कि उसको बार बार आप देखें, बार बार टॉपिक को अंडरलाइन करें। उसके बाद आता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक तो है इंस्टीट्यूशंस और एक है थियरी। फर्स्ट पेपर के अंदर थियरी है और कॉन्सेप्ट है, और सेकंड पेपर के अंदर जिसमें आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक, न्यू रियलिस्टिक वगैरह, ये सिस्टम थियरी, मार्क्सिस्ट, ये पहले पढ़ रखे होते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा दबाव कुछ नहीं है, आप आराम से उसको समझ में आता है। थोड़े से थिंकर अलग हैं, थोड़े नाम अलग हैं, बाकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और ज़्यादा इसमें मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थियरी इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए यहाँ थिंकर के नाम और थोड़े बहुत उसकी जानकारी बढ़िया से रख लोगे, काम बढ़िया हो जाता है। हाँ, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो है उसको बहुत बढ़िया करनी है। और प्रैक्टिकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक तो भारत की फॉरेन पॉलिसी हार्ट है इसका, जो सेकंड पेपर में, और दूसरा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स हैं, जिसमें शीत युद्ध, उसके बाद की राजनीति, पूर्व राजनीति है ना, जो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ब्रेटन वुड्स से जो कुछ निकला, उसके बाद वो है UNO है वगैरह है, सब इसमें ऑर्गेनाइजेशन में। ये बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करो, और इसलिए एक सिलेबस को आप बहुत बढ़िया से तरीके से पढ़ो, और इसके लिए विद्यार्थियों किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, और कॉन्सेप्ट आधारित पढ़िए, पासबुक के नहीं। बहुत सारे लोग पासबुक के लाते हैं, गाइड लाते हैं, वो पढ़ने के काबिल नहीं होती है। किताबें पढ़ो, और किताबें भी ध्यान रखें, एक ऐसी किताब पढ़ो कि एक किताब को आप
5 बार 4 बार पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किताबें एकत्रित कर लो और काम नहीं आए। और इसके लिए मैंने अलग से एक क्लास डाल रखी है महत्वपूर्ण पुस्तकों की, और वो आप किताबें लाकर पढ़ सकते हैं। दूसरा, एक बात मैं आपको और कह दूं, पढ़ने की एक लिमिट होती है। हर आदमी क्या सोचता है, साहब इतना पढ़ लूं, नहीं, एक लिमिट है। स्टूडेंट पढ़ने की एक लिमिट है। जो सेलेक्टिव पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है, यह बेसिक थ्योरी है। सेलेक्टिव पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है। बहुत सारा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत सारा पढ़ने से फेल हो जाते हैं। आप खुद जो स्टूडेंट पहले तैयारी कर रहे हैं उसको अवलोकन करिए कि जो स्टूडेंट कुछ बहुत ऐसे होंगे जो किताबों का भरमार, नोट्स, वीडियो 24 घंटे देख रहे हैं और चल रहे हैं, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका कारण था कि वो उनको पढ़ तो रहे थे मगर उन्हें यह पता नहीं था कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जिसको पता क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना जिसको पता नहीं है, उसका सिलेक्शन हार्ड हो जाता है। आपको स्मार्ट तैयारी होनी चाहिए, स्मार्ट तैयारी। मैं कई बार स्टूडेंट को कहता हूं, यदि आप मेरा कोर्स पढ़ते हैं तो और कुछ नहीं पढ़ना। आप स्टार्ट में कंपेयर कर सकते हैं, दूसरों से देख सकते हैं। जैसे मेरा यदि मान लीजिए जो आइडियोलॉजीज वगैरह हो रखी है, तो आप उसको पढ़ के एक बार दूसरे के साथ कंपेयर कर लीजिए, क्या इससे ज्यादा पढ़ा रहा है या इससे बढ़िया है क्या। मगर यदि जुड़ जाते हैं तो उसके साथ ही जुड़ा रहना है। पॉलिटिकल पॉइंट इज पॉलिटिकल पॉइंट, जो मैं पढ़ा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कोर्स स्टार्ट नहीं करता। मेरा जो अभी कोर्स चल रहा है ये आपके एग्जाम तक, या नहीं है कोर्स पूरा हो गया बेच दिया, छोड़ो दूसरा शुरू कर दो। दुकानदारी नहीं है, ये एक पर्सनल इंस्टीट्यूट। मैं खुद पढ़ाता हूं, मेरा खुद का है, मुझे खुद चलाना है। मैं एक बार पढ़ा दिया, उसके बाद टेस्ट लो, उसके बाद स्टूडेंट के बीच में लाइव आके उसके प्रॉब्लम सॉल्व करो, हर प्रॉब्लम का समाधान करो। स्टूडेंट को नई कोई टॉपिक आया, उस नए टॉपिक को पूरा कराओ, सिलेबस में चेंज हुआ उसको पूरा कराओ। ये काम है। ऐसा थोड़ी बाजार में माल आया फुटबॉल बना के फेंक दिया, ये नहीं होता है। ये बाजार बदनाम उन फुटबॉल फेंकने वालों के लोगों के कारण हुई है, जिन्होंने क्या है पढ़ा है 2 घंटे में पूरा, समानता पूरी पूरी, ये पूरा हेडिंग लगाई टॉपिक पूरा, हेडिंग लगाई टॉपिक पूरा। हेडिंग लगाने से टॉपिक पूरे नहीं हो जाते, टॉपिक को गहराई से पढ़ना पड़ता है। दूसरा, पढ़ाने वाले के भी सब्जेक्टिव पढ़ा हो तो। कई लोग तो ऑब्जेक्टिव पास करके टीचर बन गए, पढ़ा रहे, उनको ऑब्जेक्टिव तरीके से ही पढ़ा रहे। पढ़ने के लिए आज के पेपर का पैटर्न है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप सब्जेक्टिव पढ़ें, आप गहराई से पढ़ें। बात समझ में नहीं आ रही है तो वो पढ़ने कोई मतलब ही नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। क्या मतलब है वो चीज को पढ़ने से जो आपको समझ में नहीं आई, रट रहे हैं, लगे हुए हैं। अरे भाई साहब, आप इतना नहीं रट सकते। ये मेमोरी कार्ड नहीं है, ये डाटा सेंटर नहीं है। ये इसको मेमोरी बोलते हैं, कार्ड नहीं है। ये है ना, ये आपकी याददाश्त जो है, समझकर याद बनाते हैं, वो याद काम आती है, वो एग्जाम में आपका साथ देती है। रटा हुआ आपके ऊपर प्रेशर का हावी हो जाएगा और आप जो भी हैं वो भूल जाओगे। लास्ट में लगेगा एग्जाम के टाइम माइंड ब्लॉक, कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ आ ही नहीं रहा, ऐसा लगने लग जाएगा। और एग्जाम कब होंगे ये हमारे हाथ की बात। मैंने जैसे अनुमानित बताया, आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए, जबरदस्त रखनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। सेलेक्टिव ही पढ़ोगे, सेलेक्टिव ही पढ़ना है, बेहतरीन ही पढ़नी है और ऐसी किताबें पढ़नी है जो आपके पढ़ने के बाद में वो आपके लिए बेस्ट हो। पासबुकों से वेरीफाइड करने की जरूरत नहीं पड़े उनकी। और कई लोगों ने ऐसे फैक्ट डाल रखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें डाल, कोई रट सकता है आदमी क्या उसको? मैं तो नहीं रट सकता भाई। मैं तो आज तक, मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूं, आज एसोसिएट तक पहुंच गया। पॉलिटिकल हमने भी पढ़ी होगी, मैं भी पढ़ाता हूं, मगर मैंने कभी भी वो रटने वाला काम तो नहीं किया। फिर भी आज पढ़ा, हम तो पेपर दे के आते। अभी जो पेपर हुआ स्कूल लेक्चर का, क्या इसमें 80% सवाल करने लायक नहीं थे? 80% सवाल क्या लायक नहीं थे? लोगों को 40% नंबर नहीं आ पाए। और कुछ तो ऐसे ऐसे लल्लू मिल गए मार्केट में जो पढ़ाने के बाद में 10-15 दिन तक की जारी नहीं कर पाए। कुछ यार भगवान से भी डरना चाहिए, ऊपर वाला भी तो ताकत है ना कोई। आप मिसगाइड करके बच्चों को इतने सारे किताबें पकड़ा दो, इतने सारे नोट्स पकड़ा दो, पढ़ सकते हैं क्या? मैं देखिए, पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि
एक स्मार्ट तैयारी करो। आपको तैयारी जो कर रहे हैं वो आपको याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में उतरी हुई होनी चाहिए, और आपको एक तरह से वो चलना चाहिए कि फ्रेम का यस ये है, तब आप कर पाते हैं। ये कोशिश करें, इस प्रकार से बनने की कोशिश करें। आपको दुनिया के साथ वफादारी निभाने से काम नहीं चलता है। आपको नॉलेज में डिक्टेटरशिप चलती है, नॉलेज में डिक्टेटरशिप काम आती है, नॉलेज में डेमोक्रेसी काम नहीं आती। डेमोक्रेसी भीड़ तंत्र में चलती है, वहां काम आती है, लोगों को एकत्रित करना है तो हो जाती है, ये बात कर। तो इसलिए थोड़ा सा आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करें, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें, झांसे में नहीं आए। हाँ, यदि किसी का कोर्स लेते हैं, मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताऊं, आज के टाइम में यदि सुविधा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि किसी से आप पढ़ते हैं तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि उस कोर्स के अंदर दो है, एक तो है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। पहली बात तो ये जो प्रोफेसर है पढ़ाने वाला, ये काबिल होना चाहिए, पढ़ाने के लायक होना चाहिए, रटाने के लायक आदमी नहीं होना चाहिए। इसका चयन आप अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन चयन होता है कि आप किसका चयन कर रहे हैं, और वो ऐसा होना चाहिए जो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं, कॉन्सेप्ट को समझाएं, हर बात को समझाने की कोशिश करें, वो अच्छी तरीके से उसकी बताई गई बात आपके दिमाग के अंदर रात को सपने में नहीं आए तो फिर आप सोचिए उसका पढ़ाना बेकार है। मैं ये कहता हूं, दिमाग घूमना चाहिए। यदि आप पढ़ के सोए हैं उदारवाद तो रात को वो दिमाग में चलना चाहिए, हाँ यार ये बात है। आपका बिहेव आपके बदलने के साथ ऐसे चलना चाहिए, तब आपको मजा आता है यार वास्तव में पढ़ा, नहीं तो क्या मतलब है, ठीक है चलो। और पढ़ाना एक कला है, पढ़ाना साइंस नहीं है, पढ़ाना एक कला है। जो पढ़ा सकता है वो पढ़ा सकता है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप प्रोफेसर का चयन करें। अब उस प्रोफेसर का चयन के बाद आप देखते हैं कि मैं यदि ऑफलाइन लूं तो ऑफलाइन बेस्ट, इसका कोई विकल्प नहीं, क्योंकि उस समय आपको सवाल पूछते हैं, उस समय आप सामने होते हैं, उस समय आपको सेल्फ मोटिवेट रहने की जरूरत नहीं होती है, आपको मोटिवेट वो करता रहता है। जबकि ऑनलाइन में आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरत होती है, वो होती है आप सेल्फ मोटिवेट रखें। ये बहुत जरूरी बात है। सेल्फ मोटिवेट आप नहीं रख पाते हैं, आप कोई काम नहीं बढ़ेगा। ये सबसे प्राथमिक आवश्यकता है ऑनलाइन की। और इसके रखने के लिए क्या तरीका है? इसका तरीका यह है कि आपको जब जरूरत हो तब आपका टीचर आपसे बात करता है, जो आपको पढ़ा रहा है वो आपसे बात करता हो सीधी। मैंने कई भी स्टूडेंट मुझे कॉल करते, सर हमारे तो कभी वो टीचर से तो बात ही नहीं होती। वो बात कौन करते हैं? वो तो बीच में मीडिएटर रखे हुए हैं, वो बात करते हैं। तो फिर आप क्या पढ़ते, क्या पढ़ रहे हैं आप? फिर उस टीचर से बात जरूरी है। आपकी प्रॉब्लम सुनेगा वो, और उसको अपनी आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से वो अपने को ढालेगा। दूसरी बात आप देखिए, वो मुझसे बात करने पर आपकी हर बात को वो सुनेगा। आप एक अंदर, हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है। मैं जब पढ़ता था ना तब ऑनलाइन, तब क्या ऑफलाइन पढ़ता था तो उस समय ऑनलाइन जैसी कोई चीज नहीं थी। तो हम जब जाते थे, मैं टीचर से मिलने जाता था 15 दिन 20 दिन से एक बार, क्या करता था महीने भर से चला जाता। अब जब जाके आता था तो 5-7 दिन वो अंदर भूत घुस के रहता था, अंदर रहता था, यार सर ने ये कहा है अब मुझे करना चाहिए, फिर मैं करने देता था। सेल्फ मोटिव बहुत जरूरी है, टीचर से बात होना। दूसरा, टीचर ही तो आपकी प्रॉब्लम है, वो मीडिएटर क्या बताएगा? 10वीं पास जो दुकान पे बिठा रखा है। इसलिए दुकानों के चक्कर से दूर रहिए, आप उन लोगों के चक्कर में रहिए जो आपसे सीधी बात कर सकते हैं। हाँ, हर आदमी देखो, आपको ये नहीं है कि घंटा टाइम देगा, 2 घंटा टाइम दे देगा, मगर कम से कम वो आपकी प्रॉब्लम यदि ढंग की है तो आपको देख सकता हो, समझा सकता हो, ये बात कैसे होगी ये कह सकता हो, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। अब दूसरी बात, ऑनलाइन में लेते समय ध्यान रखें कि जिसका भी ले उसका पूरी तरीके से परीक्षण करें। कैसे पढ़ाता है, समझाता कैसे है, कंटेंट कैसा है, तरीका,
कंटेंट का मतलब रटाने वाला नहीं, बाकी वो पढ़ा रहा है, उसके साथ कनेक्टिविटी कैसी है, उसके बात कहने का तरीका कैसा है, उसका बोलने का तरीका कैसा है। कहीं सामने मुंह लटकाए हुए रोए हुए नजर आते हैं, अपने अंदर वो भाव, एनर्जी है ना, एनर्जी ट्रांसफर होती है, आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर होती है। और जब एनर्जी, सामने वाले की एनर्जी आपके अंदर नहीं आएगी तो आप अपने आप को क्या परफॉर्मेंस कर दे पाओगे? वो तो खुद अपना रोना रोता रहेगा, और जो खुद का रोना रोता रहेगा वो आपको भी अपने जैसा बना देगा। इसलिए आप सामने वाला जो बात करे वो एक ऐसी बात है जो समझाने वाले के अंदर वो बात होनी चाहिए, वो तेज होना चाहिए, वो बात के अंदर दम होना चाहिए, कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, दिल में बात तब उतरेगी ना। और इसके लिए देखो, मुझे नहीं कहना चाहिए पर मैं आपको बताऊं, मैं ऑनलाइन क्लासेज में मेरे 50 वीडियो ओपन है, 50 वीडियो मैंने मेरे ऐप पर ओपन रखे। क्यों? स्टूडेंट देखेगा नहीं तो क्या खरीदेगा? मुझे कई स्टूडेंट एक फोन आया कि साहब एक भी ओपन नहीं, क्या करें, देखे क्या लेगा? कई लोग एक भी वीडियो ओपन नहीं रखते। मैं चैलेंज देता हूं 50 वीडियो ओपन करके कोर्स बेच के बताओ मुझे, मैं समझ लूंगा कि आप पढ़ाने वाले एक ओपन नहीं रख सकते, क्योंकि पता है उनको ओपन रखने पर पोल खुल जाती है। रखो, बात करो स्टूडेंट से सीधे, तब स्टूडेंट आपसे देख, मैं कहता हूं स्टूडेंट आप मुझे कॉल करिए, कहिए ये वीडियो आप ओपन करो, मैं वो वीडियो ओपन करूंगा, वो देखो, आप समझ में आता है तो लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। आप भले इस बात को सिंपल लीजिए, ये बात ही एक बात है जो आपको सफलता तक ले जाएगी। कंटेंट, कोई कहता आप कैसे, मैं कई बार कहता हूं, मैं कहता भी हूं, आज भी कहता हूं कि यदि आप मेरे कोर्स ऐप से जुड़ते हैं तो और कहीं जुड़ने की जरूरत नहीं है, फिर आपको किताबें लाने की जरूरत नहीं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टॉपिक कवर मैं कराऊंगा, कितनी किताबें पढ़ लोगे आप? एक लिमिट हो गया, कैसे कोर्स पूरा करा, ऐसे थोड़ा ही वो हो जाएगा पूरा पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा सकते? मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने कई बैच लिए ऑफलाइन, मैंने बाड़मेर में कई बैच लिए, सेकंड ग्रेड में बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन से मेरे जुड़े हुए थे, पूछो ना उनसे कितने सवाल आए। और नहीं तो पिछले क्लासेस देख लीजिए, मेरी रिकॉर्डेड है, यूपीएससी का पेपर हुआ, अभी जो पेपर नेट का हुआ, देख लीजिए कितने सवाल आए हुए, आपको पता चल जाएगा, एक भी सवाल बाहर गया है। उसे कहते हैं पढ़ाना। मैं पढ़ा रहा हूं, कह रहा हूं मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, इतनी किताबें और ले लेना, ये नोट्स भी पढ़ लेना, वो भी चीजें ले आना, वैसे भी ले आना, कुएं घुट के खत्म हो गए गांव में। इसलिए परीक्षण बहुत ही जरूरी है, जांच बहुत जरूरी है। बातों में मत आइए, बहकावे मत आइए, परीक्षण कीजिए, देखिए, लगता है अच्छा तो खरीदिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। बल्कि कितना भी बड़ा 30 मार्क का है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, मेरा ही ये मानना है। ये बहुत जरूरी बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं। किताबें मैंने कह दी है, एक क्लास ऊपर में ले रखी है, अभी यहाँ ऐसे टाइम लगेगा, उसमें आप देख लीजिए, वही किताबें लानी है, एक किताब। आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि कॉलेज लेक्चर के लिए आप इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं तो यदि मान लीजिए एक में टॉपिक कवर नहीं हो रहा तो दूसरा टॉपिक कवर्ड जो किताब है वो लाइए। जैसे मैंने बहुत सेलेक्टिव किताब बताई है, एक एसपी वर्मा की किताब ला रहे हैं, तो एसएल वर्मा की किताब, श्यामलाल वर्मा की किताब ला रहे हैं, तो आपके साथ में दूसरी किताब के रूप में ज्ञान सिंह संधू ले सकते हैं, जिसमें बाकी वाले जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय है वो कवर हो जाएंगे, और इधर जो है आपके बाकी कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, और कंपैरेटिव के भी कुछ हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी बात है, इस प्रकार से आप किताबें लाके पढ़नी चाहिए। ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब बात रही पॉलिटिकल पॉइंट की। ये पॉलिटिकल पॉइंट जो है ये आप जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर। यदि आप एप्पल का फोन चलाते हैं तो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है EQWVA,
नहीं नहीं, EQ AWV, ये ध्यान, कैपिटल में आएगा ये। आप ये डाल दोगे ऑर्गेनाइजेशन कोड में, आप एप्पल का फोन, एप्पल में भी मेरा ये ऐप चलेगा, ये डालना पड़ेगा। क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करिए, क्लास प्लस का पहले करिए, और क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करने के बाद में इस नाम से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर ये डालोगे, ये पॉलिटिकल पॉइंट खुल जाएगा एप्पल में, और बाकी में सीधा डायरेक्ट खुल जाएगा। यदि एप्पल का फोन नहीं है, आईफोन नहीं है, तो आप डायरेक्ट पॉलिटिकल पॉइंट खोल दीजिए, आपके सामने डायरेक्ट पॉलिटिकल पॉइंट ऐप खुल जाएगा। उसके अंदर क्या है, उसमें जाने के बाद में आप कंटेंट में जाइए, उस कंटेंट में आपको देखोगे तो विद्यार्थियों उसमें आपको मिलेंगे लगभग अभी प्रेजेंट टाइम में 350 के आसपास वीडियो मैंने डाल रखे हैं, कोर्स चल रहा है, कंटिन्यू है 12 नवंबर से। उसमें 50 के आसपास वीडियो आपके मेरे हैं, वो फ्री हैं, 50 के आसपास वीडियो फ्री है। आप देख सकते हैं ना, ये क्या मिलेगा, वीडियो प्लस नोट्स। कैसे नोट्स, टाइप किए हुए नोट्स। ध्यान रखना, वेस्टर्न थिंकर में मैंने अभी जो नोट्स हैं वो मेरे टाइप हैंड रिटन है, कुछ आधे वो मैं टाइप करवा के अगले वीक तक डाल दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट स्टार्ट में मैंने हैंड रिटन का नोट्स का ही कहा था, अभी टाइप नोट्स इसलिए दे रहा हूं कि हर किसी को पढ़ने में सुविधा रहे, इसलिए वो कर रहा हूं। बाकी हैंड रिटन में क्या है, कई कहते हैं मेरी हैंड राइटिंग सर कम समझ में आती है, इसलिए मैंने वो कर दिया है कि आपको टोटल टाइप नोट्स दिए जाएंगे, ताकि हैंड राइटिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहे। खुद बनाता हूँ, खुद बोल के लिखाता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे नोट्स मौलिक हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई किताब कॉपी करके नहीं, कहीं से लिया कहीं कॉपी कर दिया, कहीं से लिया कहीं ट्रांसलेटेड करके डाल दिया, गूगल ट्रांसलेटेड कहीं से कॉपियां हो जाती है, वैसे नहीं किया मैंने, खुद बोल के लिखाता हूं, खुद बोलता हूं और बोलकर लिखा के नोट्स निकाल के देता हूं, खुद बात करता हूं कॉल से। कोई स्टूडेंट बात करेगा सीधी बात करूंगा, कॉल आप करके छोड़ दीजिए, वापस आपसे बात हो जाएगी, बार बार कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको फैसिलिटी। अगला इसके साथ में टेस्ट, टॉपिक वार 15 टेस्ट हो रखे हैं, बाकी टेस्ट चलेंगे, संडे को टेस्ट होंगे, मंडे को मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। अभी थोड़ी सी कोर्स पे ज्यादा टारगेट इसलिए कर रखा है कि कुछ चीजें हैं वो कवर हो जाए, हमारी थेट कॉन्सेप्ट तक पहुंच गए, वेस्टर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो गया, और इसके बाद में आइडियोलॉजी पूरी हो गई, आइडियोलॉजी के बाद कॉन्सेप्ट अभी चल रहे हैं, इतना कोर्स उसमें आपके डाल रखा है, आप देख सकते हैं। टेस्ट के बाद में अगली बात मैं आपको बताऊं, इसमें जो है 2 साल की वैलिडिटी मैंने स्टूडेंट को कह रखा, 2 साल तक आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, आपके पास रख सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं इसमें, ये सब इसमें मिलेगा, केवल 6000 फीस है। ध्यान रहे, ऑफर नहीं देता हूं कभी भी, किसी भी मामले में, ना जन्मदिन है, ना दीपावली, ना होली, बढ़ा सकता हूं, और बढ़ाने पर बैक नहीं हो सकता, बढ़ा सकता हूं, मगर अभी जो रेट है वो 6000 है, और मैं जब कोर्स पढ़ा रहा हूं तब तक 6000 रखूंगा इसकी, उसके बाद बढ़ाऊंगा, कम नहीं, कब कभी भी नहीं होगी, ऑफर कभी भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी बात हो, इसमें कभी भी ध्यान रखें। कई स्टूडेंट कहते हैं साहब कम कर दो, वैसे कर लो, ना, क्योंकि इससे कम में ना, तो मैं जो ले रहा हूं एक वाजिब है, मेरा ये समझना है, 6 से ज़्यादा रेट नहीं है, और जो कंटेंट है, जो मैटर है, वो भी आप देखने के बाद डिसाइड करें कि कितना बढ़िया है। पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता कंटेंट कैसा है, पढ़ाने वाला तरीका क्या है। लेने वाले लोग तो बाजार में ढूंढ के भी रुपये दे देते हैं, कहते हैं इसके ले लो 10,000 15,000, ज़्यादा रेट नहीं। आप ये देखिए बढ़िया है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं, समझाने का तरीका बढ़िया है कि नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छी तरीके से देखने के बाद कोर्स लीजिए। ये आपको फैसिलिटी सीधी पॉलिटिकल पॉइंट ऐप पर मिलेगी। और यदि मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, जांच कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते रहें, मैंने जो पढ़ाया है, मैं जो पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आपको कोई भी किताब लाने की, किताबें लाने की जरूरत नहीं है, ना पासबुक के लाने की जरूरत है।
मैं करूँगा। यदि आप लाते हैं तो पुराने यूजीसी नेट के पेपर वगैरह जो पॉलिटिकल साइंस के हैं वो लाकर आप उसको अभ्यास कर सकते हैं, पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करके वो देख सकते हैं। बाकी किसी चीज को आपको लाने की जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सफिशिएंट है। और उसको आप एक बार ध्यान रखें, पढ़ें कैसे। पढ़ने का तरीका यह है कि आप वीडियो के साथ नोट्स देखें। जब आप वीडियो देख रहे हैं उसके साथ में आपको नोट्स देखने हैं। नोट्स अलग पढ़ोगे, वीडियो अलग पढ़ोगे नहीं चलेगा, केवल नोट्स पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। आपको वीडियो देखना होगा और वीडियो के साथ में आपको नोट्स को हाथ में रखना पड़ेगा, सामने रखना पड़ेगा। पढ़ने का तरीका यह है, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्लेटो चल रहा है, अरविंद चल रहा है, अरविंद को रखो सामने, अरविंद का नोट रखो, अंडरलाइन करते रहो। नोट्स में कोई अपडेट है अपडेट करते रहो, उसमें कोई बात मैं वीडियो में नहीं बोल रहा हूं वो आप लिखते रहो और सीधे सीधे चलते रहो। क्योंकि जो नोट्स हैं वो नोट्स कोई बाजार से उतरे हुए नहीं है। पहले क्लास लेने के बाद पास में बैठकर नोट्स बनाकर ऐप पर डालता। नोट्स संडे को बनते हैं, हर रोज नहीं बनते। संडे को नोट्स मैं आता है 20-30 पेज जो टाइप करता है वो टाइप कर लेता है, मैं वो बोलता रहता हूँ। जितना 7 दिन में पढ़ाया उतना टाइप करवा देता हूँ, फिर ऐप में डाल देता हूँ और देखते रहते हैं। क्लासेज के साथ नोट्स देखिए, अच्छी तरीके से देखिए। बार बार आप क्लासेज वीडियो नहीं देख सकते, सब जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार क्लास के साथ देखिए, बाद में कोई इंपॉर्टेंट वीडियो दिखता है तो आप दोबारा भले ही देखें, कितनी बार भी देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो देखने पर कोई रोक नहीं है, भले 20 बार देखें। डाउनलोड करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स डाउनलोड करके आप प्रिंट दे सकते हैं, निकाल सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। जब कोर्स पूरा हो जाएगा तब उसके पूरे नोट्स की एक पीडीएफ बना, हार्ड कॉपी बनाकर मैं आपके एड्रेस पर भेज दूंगा। सबको, जितने स्टूडेंट ने खरीदा है सबको हार्ड कॉपी भेजूंगा, अलग से रेट नहीं, इसी में ही मिलेगा। सबको एक एक कॉपी में सबको भेज दूंगा ताकि आप आराम से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अभी जरूरत पड़ेगी तो आप जानते हैं मेरा कोर्स अभी चल रहा है, इसके साथ में आपको नोट्स निकाल के ही पढ़ना पड़ेगा, ये आपको तरीका रखना पड़ेगा। बढ़िया से तैयारी करिए, मस्त होकर तैयारी करिए, खुश रहकर तैयारी करिए, अपना कॉन्फिडेंस ऊंचा रखिए, तब आप सफल होंगे। पिछली सफलताओं को भूल जाओ, असफलताएं कोई मिल गई है तो भूल जाओ। किसने कहा, निराश मतो बंदे तकदीर तेरे साथ है, लिखने वाले ने लिख दिया कलम खुदा के हाथ है। तो आप उस पर ज्यादा मत जाइए, जो हो चुका, जो बीत गई सो बात गई। अब क्या कर रहे हैं ये जरूरी है। और अभी भी अपन यदि ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं देख रहे हैं तो गड़बड़ है। बहुत जांच करके लो, देख के लो, समझ के लो, बात करके लो। कोई बात कभी बीच में आपको देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, सीधे कॉल करके मुझे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी बात, कोई मुझे ऐतराज नहीं है। बढ़िया से तैयारी करो। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिंदगी में विकल्प रखिए, जिंदगी में बेहतरी रखिए और जिंदगी में मेहनत का कहीं पर भी कोई तोड़ मत खोजिए। ये ध्यान रखें, मेहनत के तोड़ खोजने की कोशिश कर ली, क्योंकि ये पढ़ाई है, इसमें मैं कोई आप ये सोचें कि बाहर से पावर आप इनपुट ले लें, ऐसा नहीं है। आपको खुद अपने अंदर ये आग रखनी पड़ेगी, पागलपन रखना पड़ेगा, तब आप जाकर सफल होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं विद्यार्थियों, खुश रहो, मस्त रहो और तैयारी करो। थैंक यू।